अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 5 टॉर्क। लेकिन टॉर्क से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ व्हाट इज़ रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन का मतलब होता है अ मोशन इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, कोई भी बॉडी है एक सर्कल में मूव कर रही है। ठीक है, लेकिन रोटेटरी मोशन के भी दो टाइप्स हैं, या तो स्पिन मोशन या फिर ऑर्बिटल मोशन। व्हाट इज स्पिन मोशन? स्पिन मोशन का मतलब है कि जब एक बॉडी है ये मूव कर रही है तो उसका जो लाइन ऑफ एक्सेस है, एक्सेस ऑफ रोटेशन, वो बॉडी के विद इन द बॉडी या उसके बीच से गुजरे। ठीक है, एक्सेस ऑफ रोटेशन क्या होता है कि जिसके अराउंड बॉडी मूव करती है। अब फॉर एग्जांपल इसकी जो स्पिन मोशन की जो एग्जांपल्स हैं वो है जैसे फैन। ठीक है, अब फैन मूव कर रहा है लेकिन उसका जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है ना वो उसी बॉडी के अंदर से गुजर रहा है। एक्सेस ऑफ रोटेशन मतलब ये इसका एक्सेस है, इसके बीच का ये पॉइंट है, ये मूव नहीं कर रहा, इसके अराउंड चीज़ मूव कर रही है, लेकिन ये भी इस बॉडी का पार्ट है, लेकिन ये चीज़ इसकी मूव नहीं कर रही है। ठीक है, इसकी दूसरी एग्जांपल हम व्हील ले लेते हैं। जो कार के व्हील होता है, कार के जो व्हील्स होते हैं उसमें क्या होता है, जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है वो इसी के बीच से गुजरता है। मतलब जो एक्सेस ऑफ रोटेशन के बीच का पॉइंट है ये चीज़ मूव नहीं कर रही, ये चीज़ इसके अराउंड मूव कर रही है, तो दिस इज नोन एज स्पिन मोशन। नाउ व्हाट इज ऑर्बिटल मोशन? ऑर्बिटल मोशन ये होता है कि जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है वो बॉडी के अंदर से मूव ना करे। इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं प्लैनेट्स। देखें, प्लैनेट्स क्या करते हैं कि ये इसके ऑर्बिटल्स हैं, ये प्लैनेट है। ठीक है, ये एक प्लैनेट, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ये सारे मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो है ये ये चीज़ यहाँ है कि इस पॉइंट के अराउंड ये प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, तो ये जो प्लैनेट है ये इसके अराउंड मूव कर रहा है। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है, ये जो लाइन है ये इस बॉडी के बीच से मूव नहीं गई है। ठीक है, इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये अलग ही है, और उस एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो सेंटर है उसके अराउंड पूरी की पूरी बॉडी मूव कर रही है। ये नहीं कि बॉडी का कुछ पार्ट मूव कर रहा है, पूरी की पूरी बॉडी उठ के मूव कर रही है, इसे कहते हैं ऑर्बिटल मोशन। इसकी एक और एग्जांपल लेनी है तो हम एटम ले लेते हैं कि न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं वो भी ऑर्बिटल मोशन कर रहे होते हैं। नाउ लेट्स स्टडी टॉर्क। इन सिंपल वर्ड्स, व्हाट टॉर्क is same as force, but what is the difference between force and torque? फोर्स वो होती है जो हम स्ट्रेट लाइन में प्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बॉल है, मैंने इसे प्रेस किया, या प्रेस के अलावा मैं जो सही वर्ड यूज़ करूँगी वो फोर्स होगी। मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में ताकि ये आगे मूव करे। ठीक है, तो उसे हम सिंपली कहेंगे फोर्स, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन में थी। लेकिन अगर मैं इसी बॉल को सर्किल में घुमाऊं, ठीक है, मैं यहाँ से यूं फोर्स लगाऊं, यूं फोर्स लगाऊं ताकि वो सर्किल में मूव करे, तो उसे हम कहेंगे टॉर्क। वेरी सिंपल। स्ट्रेट लाइन में अगर हम उसको फोर्स लगा रहे हैं तो दैट इज फोर्स, बट अगर हम सर्कुलर मोशन में या सर्कुलर पाथ में उसे फोर्स लगा रहे हैं तो उसे अब हम फोर्स नहीं कहेंगे, उसे हम टॉर्क कहेंगे। तो टॉर्क की डेफिनेशन है द टर्निंग अफेक्ट ऑफ the turning effect of force which turns around a body, जो कि उसको एक सर्कुलर उसमें घुमा दे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एक ये रॉड लेते हैं। ठीक है, अब ये रॉड यहाँ से फिक्स्ड है, ये इसका फिक्स्ड पॉइंट है। अब ये रॉड इसके अराउंड न्यू घूमती है, स्पिन मोशन कर रही है, तो ये जो रॉड है ये इसके अराउंड यूँ घूमती है, तो मैं कैसे फोर्स लगाऊंगी, ऐसे। तो अब मैंने ये फोर्स नहीं लगाई, मैंने ये टॉर्क लगाया। ठीक है, अच्छा, अब ये इसका फिक्स्ड पॉइंट हो गया। ये जो इसका डिस्टेंस हुआ ना, अब मैंने जो फोर्स लगाई है वो मैंने यहाँ लगाई है। ठीक है ना, ऐसे लगाई है, लेकिन इसके इस कॉर्नर पे लगाई है। अच्छा, ये फिक्स्ड पॉइंट से फोर्स लगाने तक का जितना भी डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं आर।
आर का मतलब है मोमेंट आर्म। इधर टॉर्क के ही टॉपिक में हमने एक रॉड ली, उसको हमने फिक्स कर दिया और उसके कॉर्नर से हमने इधर फोर्स लगाई, ठीक है, यहाँ से हमने फोर्स लगाई। अब इस फिक्स्ड पॉइंट से यहाँ फोर्स तक का जो डिस्टेंस है इसका, इसे हम कहते हैं मोमेंट आर्म, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। ठीक है, तो टॉर्क का जो फॉर्मूला बनता है वो होता है रेडियस इनटू फोर्स। कि कितना मोमेंट आर्म था, रेडियस, सॉरी मैं रेडियस बोल रही हूँ, कितना मोमेंट आर्म है और कितनी फोर्स लग रही है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ओवरऑल हमें क्या मिल जाता है, टॉर्क। अब जैसे ये मोमेंट आर्म है आर और हम फोर्स यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर टू इट, और जब ये राउंड में मूव कर रहा है तो वो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो अगर हमने फोर्स बिल्कुल कॉर्नर पे अप्लाई की है कि हम मैक्सिमम मोमेंट आर्म ले रहे हैं तो मैक्सिमम टॉर्क का आंसर आएगा। अगर हम यहाँ बीच में अप्लाई करते हैं फोर्स तो हमारे पास मोमेंट आर्म कम हो गया तो थोड़ा छोटा आंसर आएगा, तो मतलब कम टॉर्क प्रोड्यूस होगा। यहाँ हम अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस, ज़्यादा या ईजी, देखें खुद कॉमन सेंस की बात है। अगर हम इस लकड़ी के दरवाजे को बीच में से हम धक्का देंगे तो हमें ज़्यादा मुश्किल होगी, लेकिन अगर हम उसको कॉर्नर से धक्का देंगे तो इजीली वो टर्न हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम उसकी फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल उस एज पर, तो क्या ये टर्न होगा? ये बिल्कुल टर्न नहीं होगा। जब हमने फोर्स यहाँ लगाई है, जब मोमेंट आर्म ज़ीरो है तो कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। देखो जब ज़ीरो यहाँ पर आ गया और हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ज़ीरो से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो टॉर्क ज़ीरो आ जाएगा। यहाँ फोर्स अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि मोमेंट आर्म ज़ीरो है तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। अब ये जो फोर्स है ये अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड हुई हुई है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। जो फोर्स का जो एक्स एक्सेस है वो पैरेलल टू मोमेंट आर्म है, एक्स एक्सेस, जिसको हम फिर कॉस थीटा लेते हैं, ठीक है। और जो इसका वाई एक्सेस है वो मोमेंट आर्म के परपेंडिकुलर है। देखें मोमेंट आर्म ऐसे है, ठीक है ना, मोमेंट आर्म की डायरेक्शन ये है। अब इसके जो पैरेलल है वो फोर्स का एक्स कंपोनेंट है जिसको हम कॉस थीटा लेते हैं, और जो इसका वाई कंपोनेंट है वो मोमेंट आर्म के परपेंडिकुलर है जिसको हम साइन थीटा लेते हैं। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताएं कि कॉस थीटा इम्पॉर्टेंट है यहाँ या साइन थीटा। अगर मैं फोर्स इस डायरेक्शन में मोमेंट आर्म के पैरेलल ही ऐसे लगाऊंगी इधर ही, तो क्या ये रॉड यूँ मूव करेगी? नहीं। अगर मैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगाऊंगी साइन थीटा वाली वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, तो ये रॉड मूव करेगी। तो टॉर्क में हम साइन थीटा लेते हैं क्योंकि कॉस थीटा तो मतलब ना होने के बराबर है, कॉस थीटा से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो फोर्स की दो कंपोनेंट्स हैं, कॉस थीटा, इस तरह लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा और एफ वाई इज इक्वल्स टू एफ साइन थीटा। ये जो है पैरेलल होता है मोमेंट आर्म के और ये जो है परपेंडिकुलर होता है मोमेंट आर्म के। तो क्योंकि एफ कॉस थीटा वाला इम्पॉसिबल है कि अगर हम इस फोर्स से फोर्स लगाते हैं तो ये टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये सर्कुलर मोशन में नहीं मूव करेगा, और अगर हम इससे लगाते हैं तो ये करेगा। तो इसीलिए टॉर्क के साथ मोमेंट आर्म इनटू फोर्स और फोर्स का हम साइन थीटा लगाते हैं, तो अब जाके ये टॉर्क का फॉर्मूला बना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? मोमेंट आर्म इनटू एफ साइन थीटा, फोर्स साइन थीटा। अच्छा, क्योंकि ये जो मोमेंट आर्म है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, इवन ये जो टॉर्क आया है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर एफ इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ आएगा, क्योंकि जब ये क्रॉस प्रोडक्ट हुआ है कि दो वेक्टर्स जब मल्टीप्लाई हुए हैं तो एक वेक्टर क्वांटिटी ही बनी है, तो यहाँ पर क्रॉस आएगा। तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, हम इसको एफ क्रॉस आर नहीं लिख सकते, हम इनकी पोजीशंस इधर उधर नहीं कर सकते क्योंकि इनकी पर्टिकुलर डायरेक्शंस हैं। तो अगर हमने टॉर्क इज इक्वल्स टू एफ क्रॉस आर लगाया तो यहाँ पर नेगेटिव का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो हम ये चीज़ नहीं यूज़ करते। हम जो करते हैं वो टॉर्क इज इक्वल्स टू पहले मोमेंट आर्म लिखते हैं, फिर एफ लिखते हैं और एफ के साथ साइन थीटा लिखते हैं। अच्छा, हम टॉर्क को
मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, ठीक है ना। टॉर्क की जगह मोमेंट ऑफ फोर्स भी लिख सकते हैं। मोमेंट आर्म अलग चीज़ है, मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू टॉर्क। अच्छा, अब टॉर्क की डायरेक्शन क्या होती है ये हमें पता करना है। ये हम निकालते हैं राइट हैंड रूल से। राइट हैंड रूल से कैसे हम निकालेंगे टॉर्क की डायरेक्शन? देखें, यूं करते हैं हम, यूं हमने बनाया, ये साइन हमने राइट हैंड रूल का बनाया। जो मेरी फिंगर्स की डायरेक्शन है वो टॉर्क की डायरेक्शन है, और जो मेरी थंब की डायरेक्शन है वो फोर्स की डायरेक्शन है। तो जो फोर्स की डायरेक्शन और टॉर्क की डायरेक्शन एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। अगर फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड है तो टॉर्क की डायरेक्शन इस तरफ होगी, मतलब यूं घूमेगा। अगर ये 3 डायमेंशनल प्लेन में होता तो हम राइट हैंड रूल से ये निकालते हैं कि टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी। सो द टॉर्क डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स, मोमेंट आर्म एंड द फोर्स, द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। अब हम लोग को ये, और क्योंकि ये दोनों टॉर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो मोर द मोमेंट आर्म द मोर विल बी द टॉर्क, द मोर द अप्लाइड फोर्स द मोर विल बी द टॉर्क। ये देखें, जैसे ये रॉड है, जितनी लंबी रॉड होगी, जितना ज़्यादा इसका मोमेंट आर्म होगा, उतना ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा। और जितनी ज़्यादा अप्लाइड फोर्स होगी, जितना भी ज़्यादा उसका मैग्नीट्यूड होगा, उतना ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो ये दोनों इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अच्छा, एक चीज़ होती है, बॉडी जब भी मूव करती है सर्कुलर पाथ में, या तो वो क्लॉकवाइज मूव करती है या तो वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है, ठीक है। जब भी कोई बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी तब टॉर्क पॉजिटिव होगा। कब? एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जब भी बॉडी क्लॉकवाइज मूव करेगी तो टॉर्क नेगेटिव होगा। तो ये एक टॉर्क की प्रॉपर्टी है। नाउ व्हाट इज टॉर्क ड्यू टू कपल? टॉर्क कपल फोर्सेस क्या होती हैं? कपल फोर्सेस वो होती हैं जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन हो। फॉर एग्जांपल, हमने दो फोर्सेस ली हैं, ये भी 5 न्यूटन है और ये भी 5 न्यूटन है, लेकिन ये माइनस में 5 न्यूटन है क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो इन दो फोर्सेस को हम कहेंगे कपल फोर्सेस, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, ये एक दरवाज़ा है, या एक, बस एक लकड़ी का पीस ले लेते हैं हम, छोटा सा ना, स्क्वायर शेप में लकड़ी का पीस है, और ये यहाँ से किसी चीज़ से अटैच्ड है, और यहाँ से, मतलब इसके अंदर कोई रॉड डली हुई है जिसके अराउंड ये यूं यूं घूम रहा है, ठीक है। अब मैंने इसमें कपल फोर्सेस लगाई। कपल फोर्सेस कैसे कि एक फोर्स इधर ताकि ये अंदर जाए, और एक फोर्स इसके वहाँ से यूं, मैंने यूं फोर्सेस लगाई हैं कि एक फोर्स इस तरफ लगाई है जो अंदर जा रही है, ठीक है, और एक फोर्स मैंने यहाँ से पीछे से लगाई है जो कि बाहर आ रही है। जब दो फोर्सेस यूं लगेंगी तो ये गोल मूव करेगा, ये सर्कुलर पाथ में अराउंड दिस रॉड ये यूं मूव करेगा। तो ये जो कपल फोर्सेस हैं ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, ठीक है। तो जब कपल फोर्सेस एक्ट करती हैं किसी चीज़ पे और वो चीज़ सर्कुलर पाथ में मूव करती है, तो वहाँ पर भी टॉर्क प्रोड्यूस होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो सर्कुलर पाथ में है और एक फोर्स लग रही है, वो फोर्स टॉर्क होगी। तो यहाँ जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है वो ड्यू टू कपल फोर्सेस हुआ है। यहाँ बीच में मैं आप लोगों को सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच का थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहूँगी। वेरी इजी एंड वेरी बेसिक। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम रेगुलर या फिर जो ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं उन पे बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये स्क्वायर है, ज्योमेट्रिकल शेप है, सिमेट्रिकल है, मतलब इरेगुलर सी शेप नहीं है, सिमेट्रिकल है। तो हम सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? सेंटर ऑफ मास का मतलब है जो भी पूरी बॉडी है उसके बीच का बिल्कुल जो सेंटर का पॉइंट होता है ना, उसे सेंटर ऑफ मास कहते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है, किसी भी शेप का है ऑब्जेक्ट, उसका जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट होगा ना, उसे हम सेंटर ऑफ मास कहेंगे। जबकि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसका मतलब है कि जहाँ पर सारा उसका वेट हो, जहाँ से वो सबसे ज़्यादा भारी हो, ठीक है, जहाँ पर सारा उसका वेट लाई करे ऑब्जेक्ट का। तो क्यों ज्योमेट्रिकल जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, जितने भी ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं या सिमेट्रिकल होते हैं,
कोई पर्टिकुलर शेप होती है उनकी, उनका जो सेंटर ऑफ मास होता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो बिल्कुल सेंटर में होता है, और दोनों का सेम होता है कि यही पॉइंट इसका सेंटर ऑफ मास भी है और यही पॉइंट इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी है। क्योंकि जब हम इसको यूं करके प्लेन करके, सॉरी, यूं चारों तरफ से लाइंस करके जो हम बीच का पॉइंट आ रहा है जहाँ पर सब इंटरसेक्ट कर रहा है, वो सेंटर पॉइंट होता है। तो सेंटर ऑफ मास भी वही होता है और सारा जो उसका वेट है वो भी वहीं लाई कर रहा होता है, तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी वही होता है। लेकिन जब हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई इरेगुलर सी शेप आ गई, ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास है वो मैंने क्या बताया कि जो भी शेप हो उसका सेंटर पॉइंट। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पर ना वो पेपर को करके बहुत सारी लाइंस बना के इस तरह हम निकालते हैं, तो जो भी जितनी भी लाइंस हम बनाएंगे तो सेंटर ऑफ मास जो आ रहा है ना, कि हम इधर से मेजर करें इधर से मेजर करें, ये चीज़ आ रही है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर पॉइंट ऑब्जेक्ट का। लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो होती है जहाँ पर सारा वेट लाया करे उसका, तो वेट उसका ज़्यादा यहाँ लाया कर रहा है, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा ना वो ये होगा यहाँ पर। अब देखें यहाँ, अब मैं इसी का पॉइंट अगर यहाँ बनाऊँ तो इसका सेंटर ऑफ मास ये है, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास है और ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो ये डिफरेंस है ग्रेविटी और मास में, और ज्योमेट्रिकल शेप्स में दोनों सेम होते हैं जबकि इरेगुलर में डिफरेंट होते हैं।